हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभी और स्वागत है आपका हिस्ट्री एक्सट्रैक्शन चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो ट्रैजिक कहानी है वो अमेरिका के एक ऐसे इंसान की है जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है जॉन एडवर्ड जोन्स की, जिसकी एक मजाक में ली गए डिसीजन ने उसकी जिंदगी को एक नाइटमेयर में बदल दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हुई। ये है केविंग हिस्ट्री की सबसे अनयूजुअल और सबसे टेरिफाइंग घटना, नट्टी पट्टी केव की कहानी। तो बात है 24 नवंबर 2009 की, जब 26 साल के जॉन एडवर्ड अपनी पत्नी के साथ अपने घर आता है अपने परिवार से मिलने। इसके आने की खुशी में सभी घर वाले पार्टी रखते हैं और कुछ यादगार मेमोरी बनाने का प्लान करते हैं। प्लान ये होती है कि वे नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे जो ऊटा राज्य में सॉल्ट लेक सिटी के पास है। ये वही जगह है जहां करीब 6 साल पहले एरन रॉल्सन के हार्ट एक चट्टान के नीचे फंस गए थे और वहां उसे भूखे प्यासे 5 दिन तक अटके रहना पड़ा था। अंततः उसे बाहर निकलने के लिए अपना एक हाथ काटना पड़ा। ऊटा की यह जगह बहुत लोकप्रिय है और यहाँ लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। एक साल में करीब 20 से 25 हज़ार लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने आते हैं और शायद आपने इसके फोटोज को कहीं ना कहीं वॉलपेपर में जरूर देखा होगा। जॉन की उम्र सिर्फ 26 साल थी और उसकी हाल ही में शादी हुई थी एमिली से। उसका एक बच्चा था और उसकी पत्नी दूसरे बच्चे से गर्भवती थी। जॉन वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में मेडिकल स्टूडेंट था, जहां वह पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। सभी घर वालों ने प्लान बनाया कि वे 24 नवंबर की रात 8 बजे नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ घंटों बाद वापस घर लौट आएंगे। लेकिन वहां जो होने वाला था उसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। हालांकि जॉन इस केव में पहली बार जाने वाला था, उसे केविंग का थोड़ा बहुत अनुभव था क्योंकि वह अपने छोटे भाई जोश के साथ बचपन में केविंग करता था। सामान्य तौर पर नट्टी पट्टी केव को बिगिनर केवर्स के लिए उपयुक्त माना जाता है और इसी कारण से ये काफ़ी लोकप्रिय भी है। जिन लोगों के पास केविंग का अनुभव नहीं होता वे भी इस केव को बिना किसी डर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इस केव में एक ऐसा सेक्शन है जो बेहद चुनौतीपूर्ण है, जैसे कि बर्थ कैनाल, जो कि बहुत ज़्यादा नैरो और टाइट है, जिसकी वजह से वहाँ एक्सपीरियंस्ड केवर्स भी अपनी बॉडी को स्क्वीज करके नहीं निकल पाते। किसी के हिप्स और शोल्डर वहाँ फंस जाते हैं और जितनी भी कोशिश कर लें वो निकल नहीं पाते। कभी कभी तो उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से इस केव को सालों पहले बंद कर दिया गया था। यह नट्टी पट्टी केव मार्च 2009 में ही फिर से खोली गई थी, लेकिन कुछ नए रूल्स के साथ। रूल्स ये थे कि केव के अंदर जाने से 21 दिन पहले वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी और केवर्स के हर ग्रुप में 2 एक्सपीरियंस्ड केवर्स होना अनिवार्य था। जॉन और उसका 33 साल का छोटा भाई जोश दोनों एक्सपीरियंस्ड केवर्स थे, तो उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। फिर सभी घर वाले मिलकर नट्टी पट्टी केव के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, जिसकी साइज सिर्फ 30 इंच थी। वो सभी 24 नवंबर की रात 8 बजे केव में प्रवेश करते हैं। पूरा ग्रुप जब केव में प्रवेश करता है तो 1 घंटे तक सब कुछ ठीक चलता है और सभी लोग आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर जॉन, जोश और उनके 2 दोस्त बिग स्लाइड के पास रुक जाते हैं और आपस में मैप देखकर निर्णय लेते हैं कि वो इस केव के सबसे चैलेंजिंग बर्थ कैनाल को विजिट करेंगे, जो कि इस केव के सबसे डीपेस्ट सेक्शन में था। ये जगह इतनी टाइट होती है कि इसे कुछ ही लोग पार कर पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक लंबा टाइट पैसेज है और अगर इसे क्रॉस कर गए तो आगे एक और लंबा टाइट पैसेज आएगा। अगर उसे भी पार कर गए तो अंत में एक छोटी सी थोड़ी स्पेस वाली रूम मिलेगी जहाँ आपको टर्न होने का मौका मिलेगा और फिर वहाँ से आप वापस आ सकते हैं। हालांकि ये इतना टाइट है कि इसमें एक एक्सपीरियंस्ड केवर को भी घुटन होने लगती है और वो पैनिक हो जाते हैं। जॉन और उसका छोटा भाई जोश, जो इसके पीछे आ रहा था, बर्थ कैनाल में घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ गलती ये होती है कि जॉन और जोश जिस रूट में घुसे थे वो बर्थ कैनाल की रूट थी ही नहीं। जॉन और जोश अब गलत रूट में घुस चुके थे, जिसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। जॉन 15 फीट आगे मूव करता है और इसी बीच इसके सामने कई सारी चट्टानें भी आती हैं। हालांकि जॉन हेल्दी था, अपने प्राइम टाइम में था, तो वो अपनी बॉडी को अलग अलग ओरिएंटेशन में मूव कर सकता था। अपने शोल्डर, कमर और पैरों को प्रॉपर डायरेक्शन में फोल्ड करके वो आगे मूव करता है और जॉन अब कॉर्कस्क्रू के रूट में आ चुका था। जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ रहा था पैसेज और भी टाइट होती जा रही थी और अब वो वापस भी मुड़ नहीं सकता था क्योंकि पैसेज वास्तव में बहुत ज़्यादा टाइट थी। उसे लग रहा था कि वो बर्थ कैनाल में है और उसके अनुसार जैसे उसे पता था एंडिंग में एक छोटी सी रूम आएगी जहाँ वो टर्न हो सकेगा, इसीलिए वो आगे बढ़ता जाता है। यहीं चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। अब तक वो कॉर्कस्क्रू के एरिया में आ चुका था। इस कॉर्कस्क्रू एरिया को क्रॉस करने के लिए केवर को बहुत छोटे और फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत पड़ती है और सिर्फ कुछ लोग ही इसे अपने स्किल्स की मदद से क्रॉस कर पाते हैं। वहाँ से केवर को रॉक लेज से लगभग 90 डिग्री बेंड होना होता है लेफ्ट की साइड में। अब तक जॉन इस स्मॉल एरिया से टर्न हो चुका था
और इसके बाद वो सबसे मुश्किल सेक्शन में पहुंचता है। 5 साल पहले एक 16 साल का लड़का ब्रॉक क्लार्क यही कॉर्कस्क्रू सेक्शन में अटक गया था। उसकी हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच थी और उसका वजन 63 किलोग्राम था। उसे रेस्क्यू करने के लिए 14 घंटे लगे थे। जॉन भी इस एग्जैक्ट स्पॉट पर था, जबकि उसकी हाइट 6 फीट थी और वजन 90 किलोग्राम था। यहाँ उसकी बॉडी को टर्न करके वापस मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था। इतनी कॉम्पैक्ट स्पेस की वजह से वो न चाहते हुए भी लेज एरिया की तरफ आगे बढ़ता है, खुद को स्क्वीज करते हुए। हालांकि ये एरिया बहुत टाइट था। जॉन को लग रहा था कि ये बर्थ कनाल की सबसे टाइट जगह है और उसे उम्मीद थी कि आगे एक बड़ा स्पेस आएगा जहां से वो टर्न हो सकेगा। वो अपने पेट को दबाकर दीवार के सहारे आगे बढ़ता जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जमीन से नीचे की ओर। जॉन को पता नहीं था कि वो कहां पहुंच चुका है। वो अब पूरी तरह से एक नई जगह पर था। एक्सट्रीमली टाइट और अनकंफर्टेबल पोजीशन होने के बावजूद भी जॉन कूल रहने की कोशिश कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि आगे कोई ओपनिंग जरूर मिलेगी, लेकिन तभी वो अचानक से नीचे गिरने लगता है। खुद को अपने हाथों से पकड़कर जोर से चिल्लाता है और अपने भाई की ओर कहता है, जोश, तुम इधर मत आओ, मुझे फॉलो मत करो। अपने कंधे के सहारे उसे आगे बढ़ना जरूरी था। तब जॉन को अपने हेडलैम्प से एक होल की झलक दिखाई देती है। उसे लगता है शायद इसके अंदर बड़ा स्पेस हो सकता है और जॉन के अंदर एक उम्मीद जागती है। लेकिन ये जॉन की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। वो आगे बढ़ता है और अपने सिर को होल में डालता है। वो एक अनजान टनल में जा रहा था और अब वो एक और भी टाइट स्पेस में पहुंच चुका था। जैसा उसने सोचा था कि आगे ओपनिंग मिलेगी, ऐसा नहीं था। आगे रास्ता बंद था। ये पूरे केव के पैसेज का एंड था। इस जगह की स्पेस 18.8 इंच थी, मतलब एक लैपटॉप स्क्रीन जितनी। जॉन अब अपसाइड डाउन पोजीशन में था, यानी सिर नीचे और पैर ऊपर, और लगभग 70 डिग्री एंगल में मुड़ा हुआ था। वो खुद को ऊपर पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन ये होल थकाऊ था। एक हाथ उसकी चेस्ट की ओर मुड़ा हुआ था और वो दीवार के सहारे खुद को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि उसकी सारी मेहनत के बावजूद वो मूव नहीं कर सकता और उसके पैर भी होल के सबसे छोटे हिस्से में फंसे हुए थे। वो जोश को दोबारा चिल्लाता है। जोश, जो इसके पीछे ही था, कॉर्कस्क्रू पार्ट पर था, लेकिन वो अपने भाई की तरह इस एरिया से क्रॉस नहीं करता, बल्कि अपने पैरों को आगे करता है और सिर को पीछे रखता है ताकि वो आसानी से वापस आ सके। और इसे जॉन की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। आखिरकार वो उस जगह पर पहुंचता है जहां वो देखता है कि जॉन एक होल में घुसा है और होल ने उसे लगभग पूरा निगल लिया है। उसके सिर्फ 2 पैर ही दिख रहे हैं। अब वो जॉन के दोनों पैरों को पकड़कर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन थोड़ा सा ऊपर आता है और फिर कंजेशन की वजह से उसकी पकड़ छूट जाती है। जॉन फिर वापस अपनी शुरुआती पोजीशन पर चला जाता है। बार बार ऐसा करने से कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी और इस स्थिति में दोनों निराश हो जाते हैं। जोश को यहाँ पूरी बात समझ आ चुकी थी कि ये काम प्रोफेशनल की मदद से ही हो पाएगा। दोनों ये फैसला करते हैं कि जोश वहाँ से मदद लाने के लिए जाएगा और जॉन अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो शांत रहे और धीरे धीरे सांस ले, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। खैर, जोश केव से बाहर आता है और सभी को इसकी जानकारी देता है। रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जॉन उलटी पोजीशन में था और रेस्क्यू डॉक्टर का मानना था कि इस पोजीशन में वो केवल 8 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। उसके बाद उसके अंग फेल होने लगेंगे और इससे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकती है। जॉन के रेस्क्यू के लिए सबसे पहले एक महिला जाती है जिसका नाम सुशी है। वो अपने पैरों में रस्सी बांधकर अंदर जाती है ताकि वो अंदर जाकर अटक न जाए। इस महिला की लंबाई केवल 5.3 फीट थी, जिससे सुशी को कॉर्कस्क्रू एरिया को पार करने में काफ़ी मदद मिलती है। वो रात को 12:30 बजे जॉन से मिलती है। अब तक जॉन को वहाँ फंसे हुए 3 घंटे हो चुके थे। Hi John, my name is Sushi. How it's going? Hi Sushi, thank you for coming, but I really want to get out. Oh no, don't worry John. You are going to be out of hair soon. जॉन को ये प्रोफेशनल हेल्प देखकर लग रहा था कि वो तुरंत यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन वो गलत था। सूसी ये देखकर समझ चुकी थी कि ये स्थिति जितनी बुरी दिख रही है उससे ज्यादा बुरी है। सूसी रस्सी से जॉन के पैरों को बांधती है और खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा थी, जिससे वो प्रभावी तरीके से रस्सी को खींच नहीं पाती। सूसी हर संभव कोशिश करती है, जैसे कि उसके जीन्स को फाड़ती है जिससे और जगह क्रिएट हो सके, लेकिन 2 घंटों में वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे भी यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। बाहर सभी रेस्क्यूअर मिलकर जॉन को बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाते हैं और निर्णय ये लिया जाता है कि वहाँ एक पुलिस सिस्टम इंस्टॉल की जाएगी और फिर एक मशीन से उसे खींचा जाएगा। क्योंकि 5 साल पहले ब्रॉक क्लार्क भी कॉर्कस्क्रू एरिया में अटक गया था, तो उसे भी पुलिस सिस्टम से ही निकाला गया था। उपकरण के सभी हिस्सों को कॉर्क के दूसरी तरफ ले जाने में घंटों लग रहे थे और टनल एक्सट्रीमली टाइट थी, इसलिए सिर्फ छोटे टूल्स को ही अंदर ले जाया जा सकता था। असिस्ट करने के लिए एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता था और उस व्यक्ति को कद में छोटा और फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी था ताकि अच्छे से क्रॉस कर सके।
ये कोई साधारण स्थिति नहीं थी और हर एक पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने में घंटों का समय लग रहा था। इसी दौरान केवर्स जॉन से बात करके उसे रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे थे। जॉन को वहां अटके अब तक 12 घंटे हो चुके थे और उसने पूरी रात अपसाइड डाउन पोजीशन में गुजारी थी। साथ ही एक शरीर की अपनी एक फिजिकल लिमिटेशन होती है ऐसे पोजीशन में रहने के लिए, और जॉन उस लिमिटेशन को भी पार कर चुका था। उसके 90 किलो का शरीर ग्रेविटी के प्रेशर से लड़ रहा था। ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी होने लगी थी और धीरे धीरे उसकी सांसें रुक रही थी। पूरी रात यहाँ बिताने की वजह से जॉन एक शांत और लूसिड व्यक्ति से बदलकर एग्रेसिव हो रहा था। उसके पैर अब महसूस होना बंद हो गए थे और वो हेलुसिनेट कर रहा था। रेस्क्यूअर्स और जॉन के परिवार के लिए जॉन को ऐसी हालत में देखना बहुत दर्दनाक था, लेकिन वो भी हेल्पलेस थे। ड्रिल करते करते रेस्क्यूअर्स भी एक्सॉस्ट हो रहे थे। रेस्क्यूअर्स को पता था कि वो जब चाहें यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यही चीज़ जॉन के किस्मत में नहीं थी। जॉन परेशान था और अपने चेस्ट को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सांस ले सके। वहां हवा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी कम हो रही थी। अब इतना समय बीतने के बाद जॉन के पास एक वाइड टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है और दूसरी तरफ से जॉन की वाइफ एमिली उससे बात करती है। एमिली उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है और जॉन भी अपनी वाइफ को दिलासा देता है कि वो यहाँ से जल्द बाहर निकल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तक शाम के 4 बज चुके थे और जॉन को यहाँ अटके 18 घंटे हो चुके थे। अब पुलिस सिस्टम भी लग चुकी थी और उसे मूव करने के लिए तैयार किया जा रहा था। एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रियान था केव में घुसता है और जॉन के पास पहुंचता है। रियान कहता है, How are you, John? It sucks. I am upside down. I can't believe I am upside down. My legs are killing me. रियान देखता है कि जॉन की बॉडी ओपनिंग इस सबसे नैरो साइड में फंसी है, तो वो सबसे पहले उसे ठीक करते हैं और फिर वो उसके पैरों को रस्सी से बांधकर खींचते हैं। लेकिन जॉन के पैर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो जब भी खींचता तो जॉन उसे रुकने को कहता, क्योंकि इसके नर्व्स अब अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुके थे। और फिर वो दोनों कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं और फिर वो दोबारा कोशिश करते हैं। और अब तक ऐसा लग रहा था कि पुलिस सिस्टम अब काम कर रहा है। जॉन अब ऑलमोस्ट इतना ऊपर उठ गया था कि वो अब रियान को एक्चुअली देख सकता था, उससे आई कांटेक्ट कर सकता था। और फिर रियान जॉन को ट्यूब में एक एनर्जी ड्रिंक देता है पीने को। इसी तरह अब तक 19 घंटे बीत चुके थे। ये चीज़ें बहुत स्लोली हो रही थी और इसमें काफ़ी एफर्ट भी लग रही थी। हालांकि एक काइंड ऑफ प्रोग्रेस तो हो रही थी, लेकिन अब भी उसे निकालना काफ़ी मुश्किल था। जॉन के पैर ऊपर के सीलिंग को हिट कर रही थी और उस फेसेस में उसे अपने पैर को ट्विस्ट करना इम्पॉसिबल था। तो रियान फाइनली डिसाइड्स करता है कि वो इसके पैर को तोड़ देगा। इसी बीच एक अकल्पनीय घटना होती है। जो बोल्ट जॉन के ऊपर दीवार में ड्रिल किया गया था वो दीवार से निकलकर सीधे रियान के सिर पर जाकर लगता है, जिससे रियान बेहोश हो जाता है। जॉन जो आधा ऊपर उठ चुका था वापस फिसलकर अपनी शुरुआती स्थिति पर आ जाता है और अब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ये वो क्षण था जो जॉन की अंतिम किस्मत साबित हुआ। शायद अब वो कभी बाहर नहीं आ सकेगा। जब रियान होश में आता है तो उसके सिर से खून बह रहा होता है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज था कि यहाँ क्या हुआ। खैर, रियान को बाहर निकालकर अस्पताल भेज दिया जाता है और उसकी जगह जॉन को रेस्क्यू करने के लिए उसके पिता डेव आ जाते हैं। टूटे हुए पुलिस सिस्टम को फिर से इंस्टॉल करने में 1 और घंटा लग जाता है। डेव रस्सी से जॉन के शरीर को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेव वहां जितनी देर भी रहते हैं जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये पूरा ऑपरेशन जॉन की मदद के बिना संभव नहीं था। 90 किलो के इंसान को बिना उसकी मदद के इस गुफा से बाहर निकालना असंभव था। जब डेव जॉन को रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहे थे तो वो खुद भी 15 मिनट तक वहां अटक जाते हैं और आखिरकार थक हार कर वो भी वहां से बाहर आ जाते हैं। अब ब्रैंडन गॉस एक नए रेस्क्यूअर के तौर पर उनकी जगह ले लेते हैं। फिर वहां एक टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है जिससे उसकी फैमिली उससे बात कर सके, लेकिन ब्रैंडन जो देख पा रहा था वो एमिली नहीं देख पा रही थी। जॉन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। पता नहीं वो ये बातें सुन भी पा रहा था या नहीं। कुछ घंटे पहले तक जॉन की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब वो भी शांत हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम एक एरिया में इकट्ठा होकर डिसाइड करती है कि शायद जॉन अब मर चुका है और इसलिए पैसेज में एक मेडिकल प्रोफेशनल को भेजेंगे ताकि ये कंफर्म हो सके। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेडिकल प्रोफेशनल कंफर्म करते हैं कि जॉन मर चुका है। 25 नवंबर की रात 11:56 2009 में आधिकारिक रूप से कंफर्म कर दिया जाता है कि जॉन एडवर्ड जोन्स अब नहीं रहे। 120 रेस्क्यूअर्स ने लगातार 27 घंटे कोशिश की जॉन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन जॉन की उल्टी स्थिति में होने की वजह से यह असंभव था। जॉन ने अपनी जिंदगी के आखिरी 27 घंटे एक बेहद इन्वर्टेड पोजीशन में बिताए, जबकि डॉक्टर ने प्रिडिक्ट किया था कि वो सिर्फ 10 घंटे तक ही ऐसी हालत में जी पाएगा। ये वाकई काबिले तारीफ था। जो भी रेस्क्यूअर्स अंदर जॉन तक पहुंचे वो सच में हीरो थे। वो जानबूझकर
ऐसी जगह पर मदद करने गए जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता था कि ये कितना रिस्की है। इसी में से एक रेस्क्यूअर मीडिया को बताता है कि ये उसके 29 साल के रेस्क्यू करियर की सबसे कठिन रेस्क्यू थी और वो इसमें हार गए। जॉन की पत्नी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसके पति एक साधारण गलती की वजह से मारे गए, मगर अफसोस ये सच था। अथॉरिटी पूरी कोशिश कर रही थी कि जॉन की बॉडी को गुफा से बाहर निकाला जाए, लेकिन आगे की चर्चा के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि ऐसा करना रेस्क्यू टीम के लिए काफी खतरनाक होगा। आखिरकार निर्णय लिया जाता है कि गुफा के एंट्रेंस को ही कंक्रीट से सील कर दिया जाएगा। जॉन की बॉडी हमेशा के लिए वहीं दफन रहेगी। एक हफ्ते बाद पूरी नट्टी पुट्टी गुफा को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है और जॉन की फैमिली गुफा के एंट्रेंस पर एक प्लैक लगाती है जॉन की याद में, जॉन एडवर्ड जोन्स 1983-2009।